हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th का टॉपिक है मेटलर्जी। मेटल और नॉन मेटल का जो टॉपिक है मेटलर्जी, इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे क्योंकि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। ऑलराइट, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ से एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे और इसके अलावा यदि आपको और जानना है, इसके बारे में डिटेल्ड में जानना है, तो हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। देखिए, हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और समझाते हैं मेटलर्जी के बारे में। सबसे पहली बात, मेटलर्जी में हम करते क्या है? मेटलर्जी में हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। दोस्तों, मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेटल हमको मिलता कहाँ से? तो मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में, मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में अवेलेबल है पहले से। मिनरल्स के फॉर्म में पहले से अवेलेबल है। ऑलराइट, तो उसी मिनरल्स को हम क्या करते हैं? उस मिनरल्स को हम कंपनीज में लेकर, इंडस्ट्री में ले जाकर उसका हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। कई सारा प्रोसेस है मेटलर्जी का। स्टेप ऑफ मेटलर्जी हम देखेंगे, टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहले क्या करते हैं हम? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। देखिए, एक शब्द आएगा आपको ओर क्या होता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम मिनरल्स को जानते हैं। मिनरल्स क्या है? तो वो सारे एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, मिलते हैं। वो सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो नेचुरली हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। और वे सारे मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन, क्योंकि मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वे सारे मिनरल्स जिससे हमको मेटल का निकालने में आसानी हो, चीफली जिसको हम बहुत ही सस्ते तरीके से मेटल निकाल सकते हैं। ऑलराइट, प्रॉफिटेबली निकालने के बाद हमको उसमें प्रॉफिट भी बेहतरीन हो और कोई ज़्यादा स्टेप भी ना लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा तामझाम भी ना हो। उन सारे मिनरल्स को, मतलब वैसा मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन चीपली हो, प्रॉफिटेबली हो, इजीली हो, उसको हम क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। इसलिए एक क्वेश्चन भी बनता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल। जितना भी ओर्स है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जितना भी ओर है वो मिनरल्स है। क्यों? क्योंकि वही सारे मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से हो पाएगा, उसको हम ओर कहेंगे। तो मिनरल्स तो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन खर्च पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा मिनरल्स है जिससे मेटल्स को निकालना हमको बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा और लागत ही ज़्यादा पड़ जाएगा, तो बिकेगा बहुत कम में। तो इसलिए हम उसमें से मेटल्स को नहीं निकालते हैं। तो वैसे ओर्स को हम, वैसे मिनरल्स को हम ओर नहीं कहेंगे। वैसे ही मिनरल्स को हम ओर कहेंगे जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन चीपली हो, प्रॉफिटेबली हो। ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, आगे हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, मेटल्स का मेजर सोर्स है, यहीं से हमको क्रस्ट से मिलता है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ETC। जो समुद्र का पानी हम लोग जानते हैं कि सॉल्टी वाटर होता है, क्योंकि उसमें नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इनसे भी हम जैसे सोडियम को निकाल सकते हैं, क्लोरीन को निकाल सकते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स। वे सारे एलिमेंट या वे सारे कंपाउंड जो नेचुरली हमारे अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कर सकते हैं। जैसे आपने KGF देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड देखा होगा दोस्तों। KGF क्या था? वहाँ से जो कर्नाटका की एक जगह है कोलार, वहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान था। उस चट्टान को तोड़ कर वहाँ से फिर उसका एक्सट्रैक्शन करके गोल्ड निकाला जाता था। तो गोल्ड क्या है? मेटल ही है। मेटल को हम चट्टानों से तोड़ते हैं, वो चट्टान हमारे लिए क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। ऑलराइट, at some places, minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. कुछ स्थानों पर या कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से या प्रॉफिटेबली, उसे हम बहुत ही मतलब आसान तरीके से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ उसको बेचने पर बहुत ज़्यादा लागत कम लगता है और हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो उस सारे मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं? ओर कह देते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे सीनाबार जो है, सीनाबार क्या होता है? मरकरी का ओर है। HgS, सीनाबार क्या है? हमारा मरकरी का ओर होता है। सिडराइट सुना होगा, मैग्नेटाइट सुना होगा। ये सब क्या है? आयरन का ओर होता है। ये सब ओर है, मतलब इससे हम अलग अलग मेटल्स को निकालते हैं। अब देखिए, मेटल को निकालने का कई सारा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आपने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा होगा। क ना का मांगे आलू, कनाका मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है, और तांबा चांदी सोना। ये कुछ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से आपको पता होगा। ऑलराइट, हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। इसको देख हम बता सकते हैं कि इसके ओर से कैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ जो मेटल
जो है वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ऑल राइट, सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कुछ जो है कंपाउंड के फॉर्म में मेटल मिलते हैं। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, देखिए ये सारे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, मरकरी है, गोल्ड है, ये सब क्या हुआ तो फ्री स्टेट में नेचर में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, साथ साथ कंपाउंड स्टेट में भी मिलता है, लेकिन फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंपाउंड स्टेट, कॉपर का आपने सुना होगा CuTs कॉपर सल्फाइड, और सिल्वर का सुना होगा Ag2S सिल्वर सल्फाइड जो होता है। ऑल राइट, ये सब मतलब कंबाइंड स्टेट में साथ साथ फ्री स्टेट में ही मिलते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव, ऊपर वाला हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कनाका, मांगे, आलू, ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑल राइट, दैट इज नेवर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री एलिमेंट, तो ये नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके ही ये मिलते हैं। जैसे अधिकतर नेचर में क्या है तो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में नेचर में पाया जाता है। जो मिडिल में मेटल है, द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जिंक है, आयरन है, लेड है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये सब क्या है तो मॉडरेटली रिएक्टिव है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, ये जो अर्थ क्रस्ट में हमको या तो ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। जैसे जिंक सल्फाइड के बारे में सुना होगा आपने, जिंक ऑक्साइड के बारे में सुना होगा, आयरन सल्फाइड के बारे में सुना होगा, लेड सल्फाइड के बारे में सुना होगा। तो जिंक है, आयरन है, लेड है, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होता है, ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में मिलता है। Thus the basis of reactivity we can group the metals into the following three categories, मेटल को हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो पहला मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो मेटल्स सबसे कम रिएक्टिविटी होता है। दूसरा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी रखता है। और साथ ही साथ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स को हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में जो मेटल्स है ना उन सबको निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, और से मेटल, प्योर मेटल को निकालने के लिए कई सारा जो है स्टेप्स वगैरह को भी हम फॉलो करते हैं, उन सारे स्टेप्स को देखेंगे। ये समरी ऑफ दीज स्टेप्स इज गिवन, यहाँ कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारा ओर होता है दोस्तों, जो भी हमारा ओर होता है, ओर के बारे में बताए थे। ओर क्या है तो वे सारे मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली हो, चीफली हो, ईजिली हो, उसको हम क्या कहेंगे ओर्स कहेंगे। सारा ओर मिनरल है लेकिन सारा मिनरल ओर नहीं है। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ऑल राइट, देखिए सबसे पहले जो ओर होता है हमारे पास, उसका क्या करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन से भी पहले हम क्या करते हैं क्रशिंग ऑफ ओर। ओर क्या है मतलब चट्टान का ही टुकड़ा होता है। हम बड़े बड़े जो माइंस वगैरह हैं, जैसे आपने सुना होगा डायमंड का माइन है कहाँ पर तो किम्बरली में है, और गोल्ड का माइंस आपने सुना होगा कोलोराडो है कहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया में है, और भी अलग अलग जगह पे गोल्ड और सिल्वर वगैरह के या डायमंड वगैरह के जो माइंस वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर डायमंड को नॉन मेटल से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, हम एक प्रकार से माइन के बारे में बता रहे हैं। मतलब माइंस में क्या किया जाता है ना, खुदाई किया जाता है। माइंस में जो खान है उसमें हम खुदाई करते हैं, जैसे कोयला का खान होता है तो कोयला चट्टान के रूप में ही मिलता है, उसी प्रकार से मेटल्स भी है चट्टान के फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स और के रूप में। उस ओर को हम लाते हैं बड़े बड़े ट्रक्स के माध्यम से उसको तोड़ के। ऑलराइट, वहाँ पर आप जानते होंगे कि डायनामाइट से विस्फोट किया जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ा जो होता है उसको हम ट्रक वगैरह पर लाते हैं, फिर उसको इंडस्ट्री में ले जाते हैं। इंडस्ट्री में सबसे पहले उसका क्रशिंग किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग ऑफ ओर, क्रशिंग मतलब उसको हम पाउडर फॉर्म में करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि आगे का प्रोसेस हमको आसानी से हो पाए। क्रशिंग ऑफ ओर करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ते हैं और रोलर वगैरह लगा के, ग्राइंडर वगैरह लगा के। दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में भी उसमें क्या करते हैं इनिशियल स्टेज पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है इनिशियल स्टेज पे उस ओर को प्यूरीफाई करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लाए हैं बाहर से लाए हैं, उसमें कई सारा इम्प्यूरिटी होगा, गैंग होगा, उन सारे इम्प्यूरिटी को बाहर निकालेंगे तभी तो जाकर हम मेटल को आसानी से निकाल पाएंगे ना, चिपली निकाल पाएंगे, और उसमें मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में दोस्तों कई सारा टेक्निक है, इसको भी कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सबसे पहला टेक्निक है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, देखिए ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है ना, सब में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है और सबका कुछ ना कुछ कंडीशन है। ग्रेविटी सेपरेशन हम उसी ओर के लिए करते हैं जिसमें क्या हो, ओर और इम्प्यूरिटी दो चीज़ होता है, एक तो हमारा ओर और दूसरा इम्प्यूरिटी, ये दोनों चीज़ रहेगा। जो हमारा ओर है और इम्प्यूरिटी में दोनों में से किसी एक का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे का डेंसिटी कम होना चाहिए। मान लेते हैं हम ओर का डेंसिटी ज़्यादा हो, तो ओर का डेंसिटी ज़्यादा होता है दोस्तों, इसको क्या करते हैं हम इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर इस प्रकार से ग्रुप्स होता है। देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है
ऑलराइट। इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कहते हैं या ग्रेविटी सेपरेशन, याद रखिएगा। इस पर हम क्या करते हैं, दोनों के मिक्सर को ओर और इम्प्योरिटी जो हमारा मिनरल्स ओर होता है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से पास करवाते हैं। यहाँ पर पाउडर के फॉर्म में रहता है जो क्रशिंग ऑफ ओर हम केयर के लाए थे, और यहाँ से पानी के हेल्प से दोनों को हम फ्लो करवाते हैं। तो चूंकि ओर का डेंसिटी ज़्यादा होता है इस ग्रुप्स में, मतलब इस गड्ढे में, ये ओर जो हमारा फंस जाता है, ओर फंस गया और जो इम्प्योरिटी था वो नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम ओर को इम्प्योरिटी से सेपरेट कर लिए। अब जो हमारा ओर होगा वो कंसनट्रेटेड ओर होगा, उसमें मेटल्स का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, उसको हम आसानी से नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये तो हुआ ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा स्टेप है दोस्तों मैग्नेटिक सेपरेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को ही हम पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, दूसरा स्टेप है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन हम वैसे ओर के लिए करते हैं जिसमें ओर और इम्प्योरिटी में से कम एक क्या हो, मैग्नेटिक पार्ट हो, एक चीज़ मैग्नेटिक हो, दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो। जैसे आयरन का ओर होगा, मैग्नेटाइट हो सकता है, ऑलराइट, हेमेटाइट हो सकता है, ये सब क्या आयरन का ओर है। हम जानते हैं आयरन क्या, तो एक ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक मटीरियल है, आयरन मैग्नेट में आसानी से चिपक जाएगा। तो मैग्नेट, और एक पार्ट मैग्नेटिक होता है, दूसरा पार्ट नॉन मैग्नेटिक। मान लीजिए ओर हमारा मैग्नेटिक है तो उसको कन्वेयर बेल्ट पे, इस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट होता है, इस कन्वेयर बेल्ट पे क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड जो हमारा क्रस्ड ओर था उसको यहाँ पर पास कराते हैं। और यहाँ जैसे ही यहाँ से यहाँ रोलर कन्वेयर बेल्ट चलता है, कन्वेयर बेल्ट जैसे ही चलता है तो जो इम्प्योरिटी होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, वो क्या होगा, दूर जाके गिरेगा, यहाँ से दूर जाके गिरेगा, ये इम्प्योरिटी हो गया। और मैग्नेटिक पार्ट हमारा जो ओर होता है वो मैग्नेटिक होता है, वो इसमें चिपक कर कन्वेयर बेल्ट में जो बेल्ट यहाँ लगा हुआ व्हील, ये मैग्नेटिक पार्ट होता है, यहाँ से ये चिपक जाता है इस बेल्ट से और यहाँ तक आता है। यहाँ के बाद ये जो व्हील है ख़त्म हो गया क्योंकि इसको आगे चलना है, तो यहाँ मैग्नेट का जो है एक प्रकार से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, ये यहाँ से ओर हमारा यहाँ नीचे गिर जाता है, प्लेट पे नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से इम्प्योरिटी और ओर को हम यहाँ पर सेपरेट कर लिए। ऑलराइट, ये दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन। कंडीशन क्या था, ओर और इम्प्योरिटी में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तीसरा स्टेप है कंसंट्रेशन ओर में ही फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए करते हैं, देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है कि ओर और इम्प्योरिटी में से एक क्या होना चाहिए, ऑयल में सॉल्युबल होना चाहिए और दूसरा पानी में सॉल्युबल होना चाहिए। कोई भी, मान लेते हैं हमारा ओर जो है दोस्तों ऑयल में सॉल्युबल है और इम्प्योरिटी जो हमारा पानी में सॉल्युबल है। ऑलराइट, इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा इस प्रकार से कंटेनर लेते हैं, इसमें पानी और ऑयल दोनों मिक्स है, उसका सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं और इस दोनों के मिक्सर को हम डाल देते हैं। हमारा जो ओर होता है उसमें तो इम्प्योरिटी पहले से रहता है, उसको हम डाल देते हैं। ओर क्या करेगा, ऑयल से चिपक जाएगा। ओर क्या होता है, हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये पानी से दूर भागेगा, ठीक है। और हम पहले से मान के रखें कि ओर जो है हमारा हाइड्रोफोबिक है, मतलब ऑयल में डिजॉल्व होता है, ये जाके ऑयल से चिपक जाएगा और जो हमारा इम्प्योरिटी वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। इसको हम एजिटेट करते हैं। एजिटेट मतलब इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं एयर डाल के इसमें। जैसे ही मिक्स होता है ना, तो ऑयल हम जानते हैं ऑयल पानी में मिक्स तो होगा नहीं, तो ऑयल क्या होता है, ऊपर हो जाता है, ऑयल जो हमारा ऊपर आ जाता है और ऑयल के साथ मिक्स होके और भी हमारा ऊपर आ जाता है। ऑयल हमारा जो है ऑयल के साथ मिक्स होकर और भी हमारा ऊपर आ जाता है और इम्प्योरिटी पानी में नीचे ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है। तो इस प्रकार से ओर और इम्प्योरिटी को हम यहाँ भी अलग कर दिए। तो यहाँ कंडीशन क्या था, ऑयल और वाटर में एक हमारा ओर जो है ऑयल में सॉल्युबल होना चाहिए और वाटर में इम्प्योरिटी सॉल्युबल होना चाहिए, और इसको हम अलग कर लेते हैं। फिर ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कुछ स्टेप्स था। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद क्या करते हैं, हम मेटल को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, मेटल का हम क्या करते हैं कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए उस स्टेप को हम देख रहे हैं। अब तीन चीज़ें हैं। अगर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो मेटल्स हमारा दोस्तों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, अगर ये सब है, ऑलराइट, कंसंट्रेशन करने के बाद अगर मेटल्स हमारा कुछ इस प्रकार का है, इसका मेटल्स है, तो क्या करेंगे हम, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। इसके मोल्टेन स्टेट का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है ना, दो बड़ा हम चार्ज प्लेट लेते हैं, एक टब लेते हैं, उसमें दो बड़ा हम चार्ज प्लेट लेते हैं, एक कैथोड होता है, एक हमारा एनोड होता है। कैथोड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, एनोड पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, और इसका हम क्या करते हैं, ये और जो होता है हमारा, इसको हम इसमें डाल देते हैं। मान लीजिए पोटेशियम ऑक्साइड होगा, KO होगा, K2O होगा। पोटेशियम ऑक्साइड में क्या चार्ज होगा, प्लस, और ऑक्सीजन पे चार्ज होगा माइनस। तो ऑक्सीजन वाला कहाँ जाएगा, ये जाएगा एनोड पे, यहाँ पर ऑक्सीजन चला जाएगा, और पोटेशियम हमारा प्लस वाला ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है। ओके, और मेटल्स ऑफ अगर हमारा मॉडरेट रिएक्टिविटी मतलब जिंक है, आयरन है, लेड है, अगर इसमें से कोई है तो उसका हम क्या करेंगे, दो चीज़। पहले तो जिंक का अगर मान लेते हैं कार्बोनेट होगा, जो ओर हमारा होगा जिंक कार्बोनेट होगा ना, जिंक कार्बोनेट का पहले हम क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड हमको बनाना है, ZnO बनाना है, तो कार्बोनेट ओर को हमको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है।
जिसका करेंगे कैल्सिनेशन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करेंगे, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा मान लेते हैं जिंक सल्फाइड होगा, तो जिंक सल्फाइड को हमको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रोस्टिंग। तो कार्बोनेट और होता है उसका हम कैल्सिलेशन करते हैं, और सल्फाइड और होता है उसका हम रोस्टिंग करते हैं। इससे क्या होगा, मेटल हमारा ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए जिंक ऑक्साइड हो गया हमारा, या कॉपर ऑक्साइड हो गया हमारा, ऑक्साइड ऑफ मेटल आ गया है, तो उसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन हम कार्बन के साथ कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर सकते हैं, या हाइड्रोजन के साथ इसका हम रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन करने के बाद हमारा मेटल जो है, प्योर मेटल हमको अवेलेबल हो जाएगा। ऑल राइट। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, वह मेटल जिसका रिएक्टिविटी बहुत कम है, मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, अगर ये सब आ गया उसका, अगर उसका सल्फाइड है, मान लीजिए Ag2S है, सिल्वर का सल्फाइड है, ठीक है, सिल्वर का सल्फाइड और है, तो इसका क्या करेंगे, सिंपली हम इसको रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम हीट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा, AgO बन जाएगा। और AgO का फिर हम क्या करेंगे, इसमें से हम रिडक्शन करके हम मेटल निकाल सकते हैं। सिनाबार होगा, HgS होगा, सिंपली अगर ये हीट भी कर देते तो सल्फाइड यहाँ से निकल जाता है। और फिर इसका हम रिफाइनिंग कर देंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर देंगे, इससे हमको मेटल मिल जाएगा। ये एक प्रकार से ओवरव्यू दिया था, अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर में हम यही करते हैं कि उसमें जो गैंग होता है या इम्प्योरिटीज होता है उसको हम अलग करते हैं। हमने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर का 3 प्रोसेस दोस्तों, एक तो ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में प्रिंसिपल क्या है या कंडीशन क्या है कि ओर और इम्प्योरिटी में से दोनों में से किसी एक का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे का डेंसिटी कम होना चाहिए, किसी का भी, और या इम्प्योरिटी किसी का भी। ये था आपका ग्रेविटी सेपरेशन। ऑल राइट। दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम किस ओर का करते हैं, तो वैसे ओर या इम्प्योरिटी जिसमें एक पार्ट मैग्नेटिक पार्ट हो, दूसरा पार्ट नॉन मैग्नेटिक पार्ट हो। मान लेते और हमारा मैग्नेटिक हो, जैसे आयरन का अगर ओर होगा, हेमेटाइट वगैरह होगा, तो वो मैग्नेटिक पार्ट है, तो उसको क्या करेंगे हम, कन्वेयर बेल्ट पे रोटेट कराएंगे, तो ओर जो है हमारा एक तरफ सेपरेट हो जाएगा और इम्प्योरिटी दूसरी तरफ सेपरेट हो जाएगा। और तीसरा करते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो ऑयल में डिजोल्व होता है, जैसे ओर मान लेते हैं ऑयल में डिजोल्व होता है और इम्प्योरिटी हमारा पानी में डिजोल्व होता है, उसको हम इस प्रकार का एक मिक्सचर तैयार करते हैं। ऑयल में हमारा ओर डिजोल्व हो जाता है और इम्प्योरिटी जो हमारा पानी में डिजोल्व हो जाता है, एजिटेट करते हैं। जैसे आपने मदर को देखा होगा मक्खन निकालते हुए दूध में से, तो दूध को कैसे एजिटेट करते हैं, तो जो मक्खन होता है, ऑयल होता है हमारा, एक प्रकार से फैट होता है, वो ऊपर आ जाता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, अपने आप उसको एजिटेट करने पर ऊपर आ जाता है, नीचे पानी रह जाता है, फिर बाद में उसका घी बना लेते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर में यही सब है, हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब बारी बारी से सबको बताया गया, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कम है उसका हम क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे सिनाबार है, HgS मतलब सिनाबार होता है, ठीक है, मरकरी का ओर है, सल्फाइड ओर, इसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। यहाँ ये सिल्वर में HgO मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और इस HgO को फिर सिंपली हीट कर देंगे तो मरकरी हमको मेटल लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। ऑल राइट। उसी प्रकार से कॉपर का भी हम यही करेंगे। कॉपर सल्फाइड हमारा, इसका क्या करेंगे हम, रोस्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बर्न हीट करेंगे। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हम क्या करेंगे, सेल्फ रिडक्शन करा देंगे। जैसे ही सेल्फ रिडक्शन कराएंगे तो कॉपर हमको मिल गया यहाँ पर और SO2 मिल गया। ओके। अब जो मेटल मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन मेटल है, जिंक है, आयरन है, लेड है आपका। देखिए द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये सब क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत रिएक्टिव होता है। दीज आर नेचुरली प्रेजेंट एज सल्फाइड कार्बोनेट। नेचर में ये इसका या तो सल्फाइड मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा या ऑक्साइड मिलता है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक पार्ट का अगर सल्फाइड और है तो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, सल्फाइड, एज फॉर रोस्टिंग। रोस्टिंग याद रखिएगा, रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए, मतलब उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई कार्बोनेट और है, मेटल का कार्बोनेट, जैसे जिंक कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, तो कार्बोनेट ओर के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं दोस्तों, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करते हैं, और हीट करेंगे तो फिर हमको मेटल ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल राइट। वही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में यहाँ बताया हुआ, रोस्टिंग के बारे में बताया हुआ दोस्तों, और साथ साथ कैल्सिनेशन हमने आपको अच्छे से बता दिया। जैसे यहाँ देखिए रोस्टिंग के बारे में बता रहा है, रोस्टिंग जिंक सल्फाइड होगा, सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड हमको मिल गया। ऑल राइट। फिर जिंक ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन को निकाल देंगे कार्बन के हेल्प से। ऑल राइट, ये निकल जाएगा, हमको मेटल मिल जाएगा। या जिंक कार्बोनेट है, अगर कैल्सिनेशन किसका करते हैं, कार्बोनेट और का हम कैल्सिनेशन करते हैं, इसको हीट कर देंगे। ऑल राइट, तो हमको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फिर इसका हम कर देंगे रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन के हेल्प से।
द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। इस मेटल ऑक्साइड को हम जो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है उसके हेल्प से इसको रिड्यूस कर देंगे, जैसे कार्बन हो सकता है। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर हीट कर दें तो ये मेटल में कन्वर्ट हो, जिंक हमको मेटल यहाँ पर मिल जाता है। ऑल राइट, फिर देखिए You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter. Obtaining metal from their corresponding is also reduction process. मतलब रिडक्शन प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो अभी हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन किए हैं। Besides using carbon coke to reduce metal oxide, मतलब कोक या कार्बन का मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के अलावा हम और दूसरी चीज़ का भी यूज़ करते हैं। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन ऑल्सो भी यूज्ड, हम कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ करते हैं। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, it is are used as reducing agent। ये जो हमारा मेटल है सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इसका हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में दोस्तों यूज़ करते हैं। बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये हायर रिएक्टिविटी मेटल है। कनाका, मांगे, आलू आपने सुना होगा, ये बड़ा भी होगा, तो ये सब क्या हाई रिएक्टिविटी है, ऊपर में है, तो रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में काम करते हैं। तो ये दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को खींच लेना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अगर हीट करते हैं ना, तो देखिए याद रखिए एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी मैग्नीज से ज़्यादा होता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैग्नीज में जो ऑक्सीजन है उसको खींच लेगा। ऑल राइट, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर दिया, तो एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मतलब एल्यूमिनियम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सॉरी एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, और मैग्नीज का क्या हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ, कितना ऑक्सीडेशन हुआ, आप आराम से बता सकते हैं। एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर गया। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि ये मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज में कन्वर्ट हो गया। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि डेट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट, यहाँ जो मेटल निकलेगा वो मोल्टन स्टेट में निकलता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन, जो Fe2O3 होता है हमारा आयरन का ऑक्साइड, विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स में अगर कभी क्रैक पड़ गया ना, तो क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। और थर्मिट रिएक्शन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आयरन का जो ऑक्साइड है Fe2O3, उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को खींच लेगा यहाँ से और Al2O3 बना देगा। और आयरन जो हमारा मोल्टन स्टेट में बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो मोल्टन स्टेट में जाकर उस क्रैक को भर देगा। थर्मिट रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अब है दो पढ़ लिए हम, मतलब लो रिएक्टिविटी सीरीज में होगा उसका क्या करेंगे, हाई रिएक्टिविटी सीरीज में होगा उसका क्या किए। अब है मॉडरेट वाला देख लिया। अब है टॉप पर, जो टॉप पर है कनाका, मांगे, आलू, अगर ये सब होगा तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होगा, तो उसका हम क्या करेंगे। देखिए द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दे कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन, उसको सिंपली कार्बन के साथ हीट करके हम वहाँ से मेटल नहीं निकाल सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि वो सब कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। कार्बन जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को नहीं हटा सकता है टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि इन सारे मेटल का जो एफिनिटी होता है ऑक्सीजन से कार्बन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस या उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, उसी टेक्निक से हटा सकते हैं या ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, मोल्टन क्लोराइड से इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से अलग कर सकते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिट एट द कैथोड, मेटल्स क्या होगा, कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए हमारा NaCl है, सोडियम का क्लोराइड है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से हमको सोडियम चाहिए तो Na पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो एक कैथोड प्लेट होगा, दूसरा एनोड प्लेट होगा। ऑलराइट, कैथोड पे हम जानते हैं क्या चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है, एनोड पे प्लस चार्ज होता है। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, ये जो Na प्लस है ये कहाँ जाएगा, माइनस के पास, मतलब ये क्या हो गया, माइनस वाला हो गया, एनोड हो गया। तो मेटल्स आर डिपोजिट एट द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो मेटल्स कहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा, हमारा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिव है, प्लस वाला नेगेटिव के पास जाएगा, और क्लोरीन जो Cl माइनस वो एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा। ऑलराइट, यहाँ देखिए जो कैथोड पे है Na प्लस सोडियम जा रहा था, और एनोड पे हमारा क्लोरीन जो है जाके क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बन गया।
सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को भी हम ऐसे ही निकालते हैं। अब जो मेटल हमको मिल गया है वो 100% प्योर नहीं होता है। 100% प्योर करने के लिए 99.5% प्योर करने के लिए उसको क्या करते हैं, मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। देखिए द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। जो अभी हम रिडक्शन प्रोसेस से मेटल को निकाले थे वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज, उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। इसको मतलब प्योर मेटल निकालने के लिए हमको इसको फिर से एक प्रोसेस करना पड़ता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। द मोस्ट वायरली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से उसको प्योर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मैनी मेटल्स सच कॉपर, जिंक, निकल, टिन, सिल्वर, गोल्ड etc आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। मतलब स्टेप 4 में जो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड हम के तो वहाँ से जो हमको मेटल मिला, तो दोस्तों उस मेटल एक प्रकार से हमारा इम्प्योर मेटल ही है, पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, इम्प्योर मेटल है। उसका हम क्या बनाते हैं, एक कैथोड प्लेट बनाते हैं, सॉरी एनोड का उसको हम प्लेट बना देते हैं, इम्प्योर मेटल का एनोड का प्लेट बना देते हैं, ठीक है, उसका थिन स्ट्रिप। एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और प्योर मेटल का जो हमारा प्योर मेटल का स्ट्रिप को हम क्या बना देते हैं, कैथोड बना देते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और जिस मेटल का, मान लीजिए कॉपर का हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो कॉपर सल्फेट का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर देंगे। द एपरेटस इज सेटअप, एपरेटस यहाँ दिखाया गया है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर। यहाँ हम आपको फिगर में अच्छे से बता देते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो एनोड हमारा क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड को हम यहाँ पॉजिटिव से जोड़ दिए हैं, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ दिए हैं, यहाँ स्विच लगा दिया है। एनोड हम बनाते हैं इम्प्योर मेटल का, एनोड हम इम्प्योर मेटल का बनाते हैं। जो इम्प्योर मेटल हमको फोर्थ स्टेप में मिला है रिडक्शन मेटल ऑक्साइड का, जो रिडक्शन करने के बाद जो हमको मेटल बना उसका हम एनोड बना देते हैं। कैथोड किसका बनाते हैं, तो प्योर मेटल का। प्योर मेटल जो दूसरे प्रोसेस से हमको प्योर मेटल मिला है उसी का, मान लीजिए कॉपर का बात हो रहा है, तो इम्प्योर कॉपर का हम एनोड बना देंगे, और प्योर कॉपर का हम पतला प्लेट लेंगे, इसका हम बना देंगे कैथोड बना देंगे। होगा क्या, एनोड मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर +2 एनोड पे क्या होता है, याद रखिएगा, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर जो हमारा कॉपर +2 के फॉर्म में जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन अपना यहीं छोड़ देगा और कॉपर +2 यहाँ से निकलेगा, और ये जाके कॉपर +2 चार्ज +2 है, ये नेगेटिव लाके तरफ मतलब कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है +2 के फॉर्म में। और चूंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था यहाँ से पास होते होते ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 लेके खुद मेटल में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। ऑलराइट, तो ये एनोड पे रिएक्शन हुआ। कैथोड पे तो ऑब्वियसली बात है, कैथोड पे ये जो हमारा कॉपर गया था, ये कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको प्योर कॉपर जो है कैथोड पे जमा होते जाता है। मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। द सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, और जो इम्प्यूरिटीज हमारा सॉल्युबल था गो इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्युबल इम्प्यूरिटी सॉल्यूशन में चला जाता है, वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी, जो इम्प्यूरिटीज इनसॉल्युबल था सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड नॉन एज एनोड मड। और जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज था, मान लीजिए एनोड को ही तो हम प्योर कर रहे थे ना, एनोड का ही प्योरीफिकेशन कर रहे थे, एनोड हम इम्प्योर था हमारा, एनोड हम इम्प्योर मेटल का लिए थे। तो इम्प्योर मेटल से जो मेटल था, देखिए जैसे यहाँ कॉपर था, कॉपर तो जाके यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, तो इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज था दोस्तों, अगर वो इनसॉल्युबल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा इम्प्यूरिटीज नीचे की तरफ रह जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एनोड मड कहेंगे। तो याद रखिएगा एनोड मड हमेशा एनोड के नीचे ही होता है। फिर है कुछ क्वेश्चन से पढ़ लेने के बाद कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल्स क्या होता है, तो वो सारे कंपाउंड या एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलता है उसको मिनरल कहते हैं। और वे सारे मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली हो, इजिली हो, उसको हम क्या कहेंगे, ओर कह देंगे। गैंग क्या होता है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग। नेक्स्ट, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। 2 मेटल जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, साथ साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है, लेकिन फ्री स्टेट पूछा तो हम कह सकते हैं। व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर चाहिए तो क्या करते हैं, सेल्फ रिडक्शन कर देते हैं। कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर चाहिए तो क्या करें, कार्बन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या हाइड्रोजन के साथ उसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन सिंपल है। तो मेटलर्जी बहुत आसान है। आई थिंक आपको हमने कुछ कोशिश किया दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।